नमस्कार जी सभी। लाइट का आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट 6 में। आज हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें। कल मैंने आपको दर्पण और लेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई। दर्पण के बारे में भी हमने पढ़ा था, मिरर के बारे में। आज अपन समतल दर्पण प्लेन मिरर से संबंधित बातें करें। कल मैंने बताया था कि किस किस टाइप से प्लेन मिरर से क्वेश्चन जा सकता है। सबसे पहला हेडिंग समतल दर्पण प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण की तरह काम करे, समतल होता है, उस समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसका काम करता है। परावर्तक सतह जो होता है ना, ये परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल होती है, प्लेन होती है। कैसी होती है? प्लेन होती है, समतल होती है। फोकस दूरी कितनी होती है इसकी? अनंत होती है। और लेंथ कितनी? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। क्षमता कितनी होती है इसकी? शून्य होती है। क्षमता, कैपेसिटी जो होगी, कितनी होगी इसकी? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। आगे अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेचर ऑफ प्रतिबिंब की करती। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, याद रखिएगा कैसी होगी। आभासी, सीधा और लेटरल इन्वर्जन होता है, पार्श्वी रूप का बनता है। हाँ, आभासी तथा पार्श्वी रूप से उल्टा बनता है। डायरेक्ट, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्सन, सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अर्थात पार्श्व रूप से उल्टे का मतलब है, अर्थात दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कई बार कि कोई भी नाम दे देता है कि एक लड़के ने राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ रखा है, तो वो कैसा दिखाई देगा? उसकी इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी लेफ्ट हैंड से राइट वाले ईयर को पकड़ते हुए इमेज बनती है। दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। यदि अब अगला जो प्रश्न आता है, कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने, एक क्वेश्चन है पहला, कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने, दर्पण का आकार कम से कम कितना होना जरूरी है? तो वस्तु के आकार से आधा होना चाहिए। जैसे वस्तु की लंबाई 6 मीटर है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 3 होना जरूरी है। तो समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण का आकार कम से कम, दर्पण का आकार कम से कम वस्तु आकार से आधा
होना जरूरी है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण का आकार वस्तु के आकार से कम आधा होना जरूरी है। अर्थात यदि वस्तु की लंबाई 6 मीटर है तो दर्पण की लंबाई 3 मीटर होगी। कितनी होगी? दर्पण की लंबाई 3 मीटर होनी, दर्पण की लंबाई कितनी मीटर होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु की चाल से चल रही है तो वह 2v चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपतित किरण माना कि थीटा डिग्री के एंगल पर आती है तो परावर्तित होने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु की चाल से चल रही है तो वह 2v चाल से चलती प्रतीत होती है। इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v चाल से चल रही है तो वह 2v चाल से चलती हुई कैसी होती है? प्रतीत होती है। क्लियर है बात? अगला प्रश्न, जैसे ये कोई मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में उतनी ही पीछे बनेगी जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती। जितनी ये डिस्टेंस होगी ना, सेम डिस्टेंस ही ये होगी। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी दर्पण के आगे होती, वस्तु दर्पण के आगे होती है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे स्थित। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु स्थित होती है। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब संख्या, नंबर ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला होता है 360/θ-1। 360/θ-1। थीटा का मान यदि 90 डिग्री है, अब इसमें दो स्थितियां पूछी जाती हैं। एक चीज याद रखना, -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में हो। -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में हो। जब भागफल का मान सम संख्या में, -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में आना चाहिए। अगर विषम आता है तब तो -1 नहीं करेंगे, सम आएगा तो उसमें क्या कर देते हैं? -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है, और दो मिरर या दो वस्तुएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। तो समतल दर्पण में दो स्थितियां हैं, याद रखना। पहली केस फर्स्ट तो क्या है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों।
तो समतल दर्पण प्लेन मिरर एक दूसरे लंबवत हो, तो प्लेन मिरर एक दूसरे लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जब लंबवत हैं तो इनके मध्य में रखी वस्तु की इमेज कितनी बनेगी? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज 360 बटे 90 माइनस 1, कितनी इमेज बनेंगी टोटल? 3 इमेज बनेंगी। कितनी इमेज बनेंगी? 3 इमेज बनती है। केस सेकंड क्या है? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे, समानांतर हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 360 बटे 0 माइनस 1, कितने इमेज बनेंगे बताओ? अनंत इमेज बनते हैं। कितनी इमेज बनती हैं? अनंत बनती है, इन्फिनिटी इमेज का निर्माण होता है। क्लियर है बात? तो इन्फिनिटी इमेज बनती है। तो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, और एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान होगा 0। यहाँ पर देखो, अपन ने कुछ 5-6 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। सबसे पहला, समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? प्लेन होता है। फोकस दूरी अनंत होती है। क्षमता शून्य होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा, आभासी, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्वी रूप से उल्टे का मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन, दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड में दिखाई देता है और लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड में दिखाई देता है। इसके बाद में हमने बात की थी इसमें कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार से कम आधा होना जरूरी है। यदि वस्तु की लंबाई 6 मीटर है तो दर्पण की लंबाई कम से कम होना जरूरी है। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बी चाल से चल रही है तो वह 2b चाल से चलती प्रतीत होती है। यदि समतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? 360 बटे थीटा माइनस 1। -1 तभी करना है जब भागफल का मान किस सम संख्या में हो। दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो, थीटा का मान 90 डिग्री होता है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 बटे -1। केस सेकंड क्या है? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा -1 होती है। -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में होता है। अब नीचे लिखेंगे समतल दर्पण के यूसेज ऑफ प्लेन मिरर। यूसेज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के उपयोगों में अपन बात करें तो सबसे पहला, घरों में ईंधन के रूप में। घरों में किया जाता है। इसके अलावा पेरिस्कोप में किया जाता है। घरों में आईने के रूप घरों में आईने के रूप एक परिदर्शी होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पेरिस्कोप में किया जाता है। और पेरिस्कोप का यूज कहाँ होता है? पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप पनडुब्बी का उपयोग करता है। परिदर्शी में किया जाता है। पनडुब्बी के पनडुब्बी में भीतर बैठा हुआ व्यक्ति
बाहर का नज़ारा या इस शत्रु वगैरह छिपा हुआ तो नहीं है कि देखने परिदर्शी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का यूज करते हैं। हाँ, ये पेरिस्कोप कैसे बनाया जाता है? इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 45 डिग्री एंगल पर लगाए जाते हैं। इससे क्या बनता है? पेरिस्कोप बनता है। मैं दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के साथ संयोजित किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ संयोजित किए जाते हैं, 45 डिग्री कोण पर व्यवस्थित किए हैं, उसको कहते हैं परिदर्शी। एक आता है बहुरूपदर्शी, दूसरा जो आता है कैलिडोस्कोप। बहुरूपदर्शी का उपयोग बहुत सारी इमेज बनाता है ये बहुरूपदर्शी, और इसमें तीन समतल दर्पण लगे होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। इसके कारण बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, विभिन्न पैटर्न दिखाई देते हैं। तीन समतल दर्पण में तीन समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होते हैं, 60 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होते हैं। अनेक पैटर्न बनाने में काम में आते हैं, अनेक पैटर्न बनाने में क्या होता है? उपयोग होता है, बोलते हैं बहुरूपदर्शी। तो ये तो हमारी बात हो गई सिंपल सी समतल दर्पण की, प्लेन मिरर के बारे में बात हो गई, समतल दर्पण की बात हो चुकी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दर्पण, फिर गोलीय दर्पण से क्या हेडिंग लगाएंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जो होते हैं ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। उनसे तो होता है उत्तल दर्पण, को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है अवतल दर्पण, कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर कहा जाता है। सबसे पहले अपन में कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखो, जैसे ये अभी अपन उत्तल अवतल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। दर्पण की एक परत पर चांदी और पारे का लेप चढ़ा होता है। लेप चढ़ा होता है चांदी और जेंटम और मरकरी, इन दोनों का लेप चढ़ा होता है। इसका बीच में दर्पण का ध्रुव होता है, मिडपोल्ट पोल कहते हैं। ये परावर्तक सतह का काम करता है, ये इसकी परावर्तक सतह है। क्या है? इसकी परावर्तक सतह होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है परावर्तक सतह के रूप में।
इस दर्पण को एक पूरा गोला माना जाता है। ऐसे क्या माना जाता है? दर्पण को गोला माना जाता है। और इसका जो केंद्र है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो क्या कहा जाता है? इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को मुख्य अक्ष से मिलाने वाली जो रेखा है, सॉरी, ध्रुव से मिलाने वाली सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखो, प्रकाश की किरण है, ये जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। और मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के फिर दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर जहां काटती है उस फोकस बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? फोकस बिंदु। ये जो पॉइंट है ना, कहते हैं फोकस बिंदु। एफ है ये, फोकस बिंदु कहा जाता है। और फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, ये वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से यहां तक की जो दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से नोट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये पूरी आर है, वक्रता त्रिज्या है, ये फोकल लेंथ है। क्या मैं ये लिख सकता हूं आर बराबर 2f, या हम लिख सकते हैं एफ बराबर r/2? प्रश्न आ चुका है एलडीसी में एक बार। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। या मैं लिख सकता हूं एफ बराबर r/2, मैं तेरा दुगना तू मेरा आधा, एफ बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या में 2 का भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाती है? फोकस दूरी। कई बार ऐसा होता है कि फोकस दूरी की जरूरत पड़ रही है और क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब आप सोचोगे साहब फोकस दूरी तो दी नहीं, कैसे निकालूं? अरे 2 का भाग लगा दो, चल के आ जाएगी क्या हमारे पास? फोकल लेंथ। उससे अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आर बराबर 2f, एफ बराबर r/2, ये भी संबंध कई बार पूछा जाता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं: दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सारे पॉइंट अपन को याद रखना जरूरी है। एक एक पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला आता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, पोल। क्या होता है दर्पण का ध्रुव? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी डिस्टेंस हैं, वो सभी पोल से मापी जाती हैं। सभी प्रकार की दूरियों की गणना ध्रुव से की जाती है। सभी प्रकार की की गणना से की जाती है। सभी प्रकार की जो गणना किससे की जाती है? पोल से की जाती है, ध्रुव से की जाती है। अगला एक आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण को खोखले का भाग माना जाता है, खोखले गोले का भाग माना जाता है।
तो उसका जो केंद्र होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण का खोखले गोले का भाग, दर्पण का खोखले गोले का जो केंद्र है क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। दर्पण को खोखले गोले का भाग माना जाता है तथा का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके अलावा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है, एक वक्रता केंद्र के बाद एक वक्रता त्रिज्या और अपन पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष क्या होती है, पहले वक्रता त्रिज्या पढ़ते हैं। पॉइंट वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव यानी पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इनमें से भी कई बार एक प्रश्न आ जाता है, कोई भी परिभाषा देके पूछेगा कि बताओ ये पॉइंट क्या कहलाता है। तो मुख्य अक्ष होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव पोल ऑफ मिरर, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगला आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य किसी वस्तु से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं उसको क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, या उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर काटती हैं
उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस बिंदु कहा जाता है। इसे ऐप से दर्शाते हैं। इसे ऐप से दर्शाया जाता है। ऐप से दर्शाते हैं। फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आपतित होती कहते हैं, इसे ऐप से दर्शाया जाता है। अगला आता है हमारा फोकस। छठा पॉइंट आता है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। क्या है फोकस दूरी? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के मध्य की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु तथा दर्पण के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती। क्या कहलाती है? फोकस। दो शब्द आएंगे हमारे, एक तो आता है वास्तविक प्रतिबिंब, को बोलते हैं रियल इमेज। ये क्या होती है? और एक आता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वास्तविक का मतलब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। इसमें वास्तव में किरणें काटती हैं उसको तो बोलते हैं वास्तविक। और मैं बताऊंगा आभासी का मतलब है जैसे कोई दर्पण है, प्रकाश की किरणें दर्पण ने प्रकाश किरणों को फैला दिया। अब मुझे ये बताओ, जो प्रकाश की किरणें फैली हैं वो कभी आगे जाके मिल सकती हैं क्या? कोई ऐसी चीज है, दो पटरियां एक तो ऐसे हैं, वो आगे जाके मिलेंगी, लेकिन कोई दो पटरियां ऐसे हैं तो उनको आगे कहीं तक ले जाओ आप, कहीं नहीं मिलेंगी वो। तो फिर उनको पीछे मिलाना पड़ेगा। हम मिलाना पड़ेगा पीछे। उस प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं उसको? आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वो तो है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना, हमेशा उल्टे होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, इन्वर्ट। और आभासी का मतलब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, वर्चुअल। सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। एक तो होता है वास्तविक के बीच, और एक होती है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ये हमारी बात हो गई दर्पण के बारे में, दर्पण से सामान्य बिंदु। ये बिंदु बारे में हमें होना। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है बताओ? दर्पण का ध्रुव है, इसको कहते हैं पोल ऑफ मिरर। कोई भी गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सभी प्रकार की दूरियों की गणना ध्रुव से की जाती है। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और हम बात करें दर्पण का ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मेन एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है? एफ से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और दर्पण के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी। वास्तविक का मतलब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमेशा उल्टे होते हैं। और आभासी का मतलब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, बात करते हैं, एक लगाएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के प्रकारों की अपन बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक आता है उत्तल दर्पण, दूसरा आता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। उत्तल का मतलब होता है जैसे ये है, इसके चांदी पारे का लेप चढ़ा हुआ है। ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है। उत्तल दर्पण जो होता है इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। जैसे ये किरणें आई अनंत से, उत्तल क्या करेगा? इसको फैलाएगा। ये लो साहब, ये किरण आई यहाँ से, उत्तल क्या करेगा? इसको फैलाएगा। उत्तल क्या करेगा? इसको फैलाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये किरणें आगे जाके कहीं मिल सकती हैं क्या? जब मिलेंगी नहीं तो इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। इसलिए इनसे इमेज कैसा बनेगी? आभासी बनेगी, सॉरी काल्पनिक बनती है, आभासी बनती है, एक ही है। तो इनको देखो पीछे मिलाना पड़ेगा अपन को। क्या मिलाना पड़ेगा? इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। वैसे मिलाओ, वैसे मिलाओ। जहां ये मिलेंगे वहीं पर क्या बनता है? इसी को अपन बोलते हैं फोकस बिंदु। और इसीलिए फोकस बिंदु कैसा होता है? इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है ये? इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। क्लियर है बात? तो याद रखना, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कैसा होता है? काल्पनिक। इसीलिए इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनेगा? आभासी या वर्चुअल इमेज से बनती है। तो ये उत्तल है ये। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाने का काम करता है। और गाड़ियों में जो दर्पण लगा रहता है ना, साइड मिरर, वो कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण ही होता है। ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है। ऐसा दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस का कार्य करता है, वो बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसार, डाइवर्ज करना, को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरण को फैलाने का काम करता है। अपसारी दर्पण कहते हैं अनंत, इन्फिनिटी से आने वाली
प्रकाश किरणों को फैलाता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाने का काम ये करता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा इससे? इमेज जो बनेगी वो आभासी बनेगी। कैसी बनेगी? आभासी बनती है, सीधी बनती है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वर्चुअल वर्चुअल प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं एंड डिमिनिश बनते हैं, यानी वस्तु से छोटे बनते हैं। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। मेनली इसमें दो स्थितियां आपसे पूछी जाती हैं। पहली स्थिति तो आती है जब वस्तु अनंत पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत के अलावा किसी अन्य बिंदु पर है कहाँ पर बनेगी। सबसे पहली है जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहली में केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट होगा जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, तो कहाँ बनेगी? बनती है। सीधा आभासी अत्यंत छोटा बनता है यार। क्या बनेगा? आभासी तथा अत्यंत छोटा। अब देखो दो शब्द हैं, एक तो अत्यंत छोटा, एक होता है छोटा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? अत्यंत छोटा और छोटा में बड़ा है छोटा। अत्यंत छोटा एंड डॉट लाइक, और जब भी वस्तु इन्फिनिटी पर होगी तो सीधा आभासी तथा अत्यंत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा आभासी तथा अत्यंत छोटा इमेज बनती है। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और अत्यंत छोटी इमेज बनती है। और कहां पर बनेगा? तो ये फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, याद रखना। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। सेम वही कंडीशन है, सेम यही कंडीशन है जैसे ये बना है इस तरीके से फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। देखो ये क्या है, सॉरी ये तो अवतल दर्पण हो, ये है उत्तल दर्पण। ये है इसकी मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे गई, को मिलाया, जब मिला उसको फोकस बिंदु, पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, सीधी बनती है और आभासी बनती है। और इसके अलावा ये तो है केस फर्स्ट, एक आता है इसमें केस सेकंड, जब अनंत के अलावा अन्य किसी बिंदु पर हो। तो जब वस्तु अनंत के अलावा अन्य स्थिति पर हो। अनंत के अलावा अन्य स्थिति पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? सीधा आभासी तो बनेगा लेकिन अत्यंत छोटी जगह कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो आभासी सीधा तथा छोटा बनेगा। आभासी था तथा छोटा बनता है। आभासी सीधा और छोटा बनता है। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण पीछे कहाँ पर? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य बनेगा। और काल्पनिक तो बनता ही है, इसका फोकस बिंदु भी कैसा होगा? काल्पनिक का फोकस बिंदु कैसा होता है? काल्पनिक होता है, इमेजनरी होता है। कैसा होगा इसका फोकस बिंदु? काल्पनिक होता है, इमेजनरी होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती। कैसी होती है? धनात्मक। और इसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है? धनात्मक होती। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ
धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, फोकस दूरी कैसी होती है इसकी, धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, ये भी कैसी होगी, धनात्मक होती, कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, धनात्मक होती है। हाँ, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, यूज की बात करें, गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में, गाड़ियों में साइड वाला मिरर लगा रहता है ना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका दृश्य क्षेत्र ज्यादा होता है, का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। का दृश्य पश्च क्षेत्र अधिक होता है। और कहाँ करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। तो रोड लाइट होती है ना, सोडियम परावर्तक लैंप, उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग और कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें तो सोडियम परावर्तक लैंप, एक आपने देखा होगा रोडों पर कई बार लगी रहती है, पीले रंग की लाइट्स लगी रहती हैं, आजकल तो एलईडी चल गई छोटी छोटी, पहले ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें लगती थी, पीले रंग का ज्यादातर उजाला देती थी वो, तो उनके अंदर कौन सा दर्पण होता था, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घुमावदार मोड़ों पर, जैसे कई बार सड़क होती है ना, अचानक घूम जाती है, एक्सीडेंट वाले क्षेत्र, तो वहां पर कई बार अच्छी सड़कों पर कोई हाईवे वगैरह होते हैं, उन घुमावदार मोड़ों पर भी उत्तल दर्पण लगा रहता है। एटीएम में भी लगा रहता है, सुरक्षा की दृष्टि से। एटीएम में जब अपन पैसा निकालते हैं तो उसमें पीछे वाली सारी चीज दिखती हैं, ताकि कोई डाकू वगैरह आ रहा है, कोई चोर आ रखा है तो हमें दिख जाए। एटीएम दर्पण तथा दुकानों के सामने, एटीएम तथा एटीएम दर्पण तथा दुकानों में भी लगाया जाता है, दुकानों के पास, सुरक्षा की दृष्टि से, पीछे वाला व्यक्ति दिख जाता है इसमें। कभी आप एटीएम में गए हो तो वहाँ एक दर्पण लगा रहता है, ताकि पीछे की सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये सारा उत्तल दर्पण का यूज है। एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, आपने कभी आगरे का ताजमहल गए हो तो आप देखने, आगरा का ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जो लाल किला है, आगरे का जो ताजमहल है, उसके सामने एक दर्पण लगा है जिसका नाम है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर लगा है। क्यों लगा है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि पूरा की पूरा ताजमहल उसमें दिख सके, इमेज बन सके, जिससे सीधा पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे, सीधा पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे, इसीलिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हमने दोस्तों आज की क्लास में पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल हम बात करते हैं इसमें अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, कौन के मिरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा यार, 100%, या तो दर्पण का है, लेंस का है, हो सकता है दोनों का ही आ जाए, क्वेश्चन की संख्या अपने ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।